हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आज से हम लोग जो है तो लाइट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। परावर्तन यानी कि लाइट का आना और जो कोई ऑब्जेक्ट है उससे टकराकर वापस चले जाना। अपवर्तन यानी ये होता है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही, क्योंकि प्रकाश की किरण कैसे चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरण आती है और जो किसी मतलब ऑब्जेक्ट में क्या करती है, टकरा करके तिरछा होकर लाइट को जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपन अपवर्तन बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। देखिए, जैसे लाइट चली जाती है तो हम लोग क्या कोई सामान देख पाते हैं कि कहाँ पर है। हम लोग जैसे कहाँ पर टार्च रखें, कहाँ पर मोबाइल जलाने के लिए, मतलब जहाँ पर रखते हैं वहीं पर जा कर के सीधे पकड़ते हैं, उसके बाद जो है तो उजेला करते हैं, तब क्या होता है, हमें चारों तरफ दिखाई देता है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं, यानी कि जब प्रकाश को फैलाते हैं तभी क्या है, सब चीज़ जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तुएं हैं, वह दिखाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, तो क्या है, ये प्रकाश है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, यानी कि जब दिन रहता है तो क्या होता है, प्रकाश रहता है जैसे सूर्य का, तो उसमें से क्या होता है, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है। जैसे नाइट होती है वैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारे आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश पड़ता है और परावर्तित होकर प्रकाश जो लाइट है हमारे आँखों में पड़ता है, तब क्या होता है, वो वस्तु हमें देखने में क्या करता है, उस वस्तु को देखने योग्य हमें बनाता है, यानी कि वो वस्तु हमें दिखाई देती है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, यानी कि पारदर्शी यानी कि इस पार से उस पार, ट्रांसपेरेंट जो होता है, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार यानी कि ट्रांसमिटेड हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं। अब देखिए क्या क्या जो है तो इसमें से घटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तारों को जो है तो टिमटिमाना जो है, इंद्रधनुष के सुंदर रंग जो होते हैं, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, यानी कि जैसे किसी माध्यम से जो प्रकाश को क्या है, मोड़ते हैं, जैसे तिरछा देखने के लिए, मान लीजिए जैसे कुछ भी, जैसे प्रकाश को मोड़ना है तो उसमें कुछ ना कुछ, जैसे दर्पण का यूज करेंगे तो उसमें से क्या होगा, प्रकाश मुड़ेगा आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा, यानी कि प्रकाश के गुणों का अध्ययन कैसे, हमारी जो अन्वेषण यानी कि खोजबीन करने में जो क्या है, मदद करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, यानी कि प्रकाश जो है तो एक सीधी रेखा में चलता है, गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी कि जैसे अपारदर्शी वस्तु है जिसमें से प्रकाश इस पार से उस पार न जा पाए। तो मान लीजिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, आप ले लीजिए, जैसे दीवार ले लीजिए। दीवार में क्या है, इस पार तो प्रकाश अंदर साइड रहता है, तो क्या बाहर साइड जाएगा प्रकाश, जो बल्ब जलाते हैं अपन, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, मतलब उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, छाया बनता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, यानी कि प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में चलता है, जिसे प्रायः क्या कहते हैं, प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। यानी प्रकाश का एक सीधी रेखा में ही जाना क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। फिर इसको देखिए क्या लिखा है, आइए यह भी जानते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, यानी कि जब अपारदर्शी वस्तु मान लीजिए, छोटी वस्तु कोई ले लीजिए और उसमें से प्रकाश को क्या करिए, गुजारिए, तो उसमें से क्या है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलने के बजाय क्या होगा, उसके किनारों में लगेगा, और किनारे में लगने के बाद क्या होगा, वो मुड़ेगा। ऐसा लगेगा कि मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है कि प्रकाश सीधा तो जा रहा है किंतु वो मुड़ा हुआ है। इस प्रभाव को प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विवर्तन क्या है, विवर्तन ये है कि जब प्रकाश जो है तो एक सरल रेखा में चलने के बजाय किसी वस्तु में, जो अपारदर्शी वस्तु की, उस वस्तु में किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, मतलब प्रकाश के मुड़ने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं।
तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखी व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती हैं। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, यानी प्रकाश को किसमें, तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे, क्योंकि ये 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया की विवेचना में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया। यानी कि प्रकाश के बारे में जो है तो उलझन बना रहा कि प्रकाश किस तरह से जो है तो इसकी घटनाएं होती हैं। तो ये किससे सिद्ध होता है, जो क्वांटम सिद्धांत आया है, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया है ना ही कण माना गया है। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच एक क्या किया, सामंजस्य स्थापित किया। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति से घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि इसमें हम जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपका उत्तल दर्पण होता है और जो है तो अवतल दर्पण होता है। तो इसमें से क्या क्या अपने को पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे और उसका जो है तो प्रयोग पढ़ेंगे। 9.1 में देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में अब देखते हैं। उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं, आइए इन नियमों को स्मरण करें। अब देखिए ये जो दिया हुआ नियम, इसके बारे में पहले आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आपतन कोण रहेगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, जो आने वाली किरण है जो इसमें से टकराएगा फिर वापस जाएगा, तो जितने आपतन कोण होगी यानी आने वाली किरण होगी उतने क्या होगी, परावर्तन किरण भी होगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर क्या अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, जो बीच में एक सीधी लाइन खींची होती है जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब कि एक ही जगह आते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे जैसे आता है सीधा, एक यहाँ पर क्या होती है, मिलती है, फिर यहाँ से आपतन किरण आती है, फिर यहाँ से जो परावर्तन किरण होती है, लेकिन तीनों क्या होते हैं, एक बिंदु पर ही मिलते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। यानी कि जो गोलीय दर्पण होते हैं इसमें जो तो सभी प्रकार के परावर्तक जो परावर्तन होते हैं उनके लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। मतलब समतल दर्पण कौन सा है, जैसे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मुँह देख करके अपना कंघी करते हैं, वही क्या समतल दर्पण है आपका। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि आप लोग नोटबुक ज़रूर लेके बैठिएगा गाइज, क्योंकि ये लाइट चैप्टर जो है ना तो बहुत इजी भी है, टफ भी है। मतलब इसको इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब अपन पहली बार दूसरी बार पढ़ते हैं ना तो इसमें ऐसा लगता है कि क्या वही दिया हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जो है तो इम्पोर्टेंट जो आपको लगता जाए उसे नोट बनाते जाइए और फिर पढ़ते जाइए। पढ़ कर जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्या है, उसे समझने में आसानी होगी। तो समतल दर्पण किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है, सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज कितना होता है, बिंब यानी वस्तु के साइज के बराबर होता है। पहला पॉइंट नोट करिएगा गाइज कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव आभासी और सीधा होता है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट बनाइए कि प्रतिबिंब का साइज यानी कि ऑब्जेक्ट जितना होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा नहीं है कि वस्तु जितनी है उससे बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी। इसमें जो है समतल दर्पण में ये वाली कोई भी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ये जो है तो आपके अवतल उत्तल में होती है। तो प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी वस्तु के साइज के बराबर होता है।
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता। यानी कि अगर 3 मीटर हम इधर खड़े हैं मान लीजिए दर्पण के सामने में, तो 3 मीटर पीछे भी क्या बनेगा आपका जो है तो इसकी क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। अगर टोटल बोले कि बिंब से जो है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो आप कितना बताएंगे, 3 इधर आपका जो ऑब्जेक्ट से लेकर दर्पण तक है और 3 जो है दर्पण के पीछे तक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इसके जो है तो दूरी लिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। ये चौथा पॉइंट आपका। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखें। अगर वक्रित है तो अब देखते हैं आगे कि किस प्रकार से बनेगा। क्रियाकलाप 9.1 में देखिए, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित मतलब वक्र के समान जो है तो रहे, मतलब बिल्कुल सीधा ना रहे, उसको वक्र रहे, थोड़ा मुड़ा हुआ रहे। पृष्ठ में अपना चेहरा देखने पर प्रयत्न कीजिए कि क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं, यह छोटा है या बड़ा है। एक नया चम्मच उठा करके देखिए, अपना प्रतिबिंब देखिए किस प्रकार से गोल गोल बड़ा सा दिखेगा उसमें जो है तो आपके जो है तो उसमें चम्मच में। तो क्या है, ये अवतल दर्पण की तरह काम करता है। चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए और प्रतिबिंब को देखते रहिए, तो यह कैसे परावर्तित हो जाता है। यानी कि अवतल उत्तल दोनों तरफ से काम करेगा। जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे आपको तो प्रतिबिंब जो है तो अच्छे मतलब दिखने लगेगा। फिर चम्मच को उल्टा कीजिए, पलटिए तथा दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। मतलब पहले तो सामने से देखना उसको कि किस तरह से काम करता है अवतल दर्पण की तरफ, फिर पीछे से देखना किस तरह से कार्य करता है, उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अवलक्षणों की तुलना कीजिए। अब दोनों जो ये प्रतिबिंब मतलब कि जैसे अपन जो आप स्पून में देखिए फिर किस प्रकार से बनते हैं। अगर ये आपको क्रियाकलाप नहीं समझ में आएगा तो हम इसका जो है तो शॉर्ट्स बना के उसमें डाल दूंगी, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। चमकदार चम्मच तथा वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ किसे होगा, गोलीय है, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से गोलीय दर्पण हैं। तो 9.2 में क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का यानी कि स्फेरिकल मिरर जो है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, यानी कि जो बाहर की ओर वक्र बनेगा, वो क्या है आपका, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पणों का आरेखीय निरूपण 9.1 में किया गया है, यानी कि 9.1 में डायग्राम दिया होगा, उसमें से अपन देख के फिर बताएंगे। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है, यानी कि जो पृष्ठभाग है किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है, यानी कि जो अवतल दर्पण के जैसे है अंदर का भाग जो है। तो न्यू स्पून लेके देखिए गाइस, उसमें जो है तो सब समझ में आएगा आप लोगों को। तथा चम्मच का बाहर की ओर उभरा भाग लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। गोलीय दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों यानी कि जो टर्म्स हैं को उनके बारे में जानें तथा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है, यानी वक्रता केंद्र क्या कहलाती है, जो गोले का केंद्र गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र कहलाता है, गोलीय दर्पण का। सॉरी गाइस, डिस्टर्ब हुआ होगा। तो यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है, यानी वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है, C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है,
यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, तथापि उत्तल दर्पण में यह परावर्तन से परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यह तथ्य आप चित्र 9.2a तथा 9.2b में नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है वो उसकी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या यानी आर कहलाती है। इस अक्षर को किससे निरूपित करते हैं? आर से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि पीसी यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ध्रुव और जो है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण से के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से एक सीधी रेखा जा रही है जो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से। इस रेखा को दर्पण को क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष मानते हैं, प्रिंसिपल जो अक्ष मानते हैं। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। सर्वप्रथम कागज का सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है। अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के साथ एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। यानी कि बिल्कुल प्रकाश की किरण एकदम बिल्कुल सीधे आकर वहीं पर क्या होता है? एक ही जगह पर फोकस हो जाता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। मतलब सूर्य का प्रतिबिंब जो किरण आती है और उसमें जाकर सीधे एक जगह पर टकराती है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा जो है के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के सन्निकट मान है, यानी कि उसके पास का मान है। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण देखिए ये किस प्रकार से गोला बना हुआ है चित्र में ए में, और उत्तल दर्पण देखिए उत्तल दर्पण जो है तो इधर बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है और अंदर की ओर जो है तो इस तरह से बना होता है। अवतल दर्पण जो है तो अंदर की ओर घुसा रहता है और बाहर की ओर इसका जो है तो मुँह फैला होता है। गोलीय दर्पणों का आरेखित निरूपित छायांकित भाग परावर्तक नहीं है। ये सिर्फ बताया गया है किस प्रकार से अवतल दर्पण होता है और किस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है। क्रियाकलाप 9.2 गाइस, जो क्रियाकलाप हैं हम इनको आप लोगों को जो है तो अपना नोट्स बना के और शॉर्ट्स में डालते जाएंगे। तो क्या है, आप लोगों को भी पढ़ने में जो है तो ईजी रहेगा और हमें भी बताने में ईजी रहेगा। तो इस क्या है क्रियाकलाप 9.2 में कि सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए। यह आपकी आंखों को क्या कर सकता है? क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज के शीट पर क्या करना है? जो प्रकाश की किरण आती है उसे कागज की शीट पर क्या करना है? फोकस करना है, यानी कि डालना है। ऐसा रखना अपने को दर्पण पर कि डायरेक्ट प्रकाश जो है तो किस में पड़े? पेपर पर पड़े, यानी कि कागज पर पड़े। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त ना हो जाए। यानी कि जब तक तेज प्रकाश अच्छे से प्राप्त ना हो जाए तो उसे क्या करना है? आगे पीछे करना है, उसे जो है तो मतलब सेट करना। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। मतलब उसे जिससे क्या होगा? प्रकाश की किरण जो आएगी तो एक जगह क्या होगी? फोकस होगी। आप क्या देखते हैं और ऐसा क्यों देखते हैं? ये देखते हैं कि मतलब प्रकाश की किरण जो आती है तो किस प्रकार से जो है तो उसमें फोकस होती है, और जो प्रकाश की किरण से जो ऊर्जा जो रिलीज होती है उसी से क्या होता है? जो कागज है तो क्या होता है? जलने लगता है। आइए इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझते हैं। प्रयत्न करें कि चित्र 9.2 अवतल दर्पण है ए में और बी में क्या है? उत्तल दर्पण है। तो आइए इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करें। चित्र 9.2 ए को पहले ध्यानपूर्वक देखिए। ए में देखिए कैसे है। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर ये देखिए ए और बी जो दिया हुआ है, यहाँ से क्या होती हैं? डायरेक्ट देखिए किरण जा रही हैं।
किरण आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का परीक्षण कीजिए। जो परावर्तित किरण है ये कहाँ से जा रही हैं ये अपने को देखना है। सभी जो किरणें यहाँ से जा रही हैं ऑब्जेक्ट से, यहाँ से, तो यहाँ ऑब्जेक्ट से जो मिरर से जो टकरा रही हैं, टकराने के बाद फिर कहाँ कहाँ से जा रही हैं अपने को ये ध्यान देना है। अवतल दर्पण में प्रेक्षण कीजिए। सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि जो मुख्य अक्ष है जो फोकस है तो यहाँ पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, सभी प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब एक दूसरे से क्या हो रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य फोकस दूरी है, यानी कि मुख्य फोकस है, यानी एफ जो है तो क्या है, फोकस को दर्शाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और जो यहाँ जो मिरर है यहाँ क्या होता है, पी होता है, पोल होता है, जो इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और आपका ये जो ए बी है ये क्या है, अनंत है, इनफिनाइट है आपका। इसी प्रकार चित्र 9.2 में देखिए, ये देखिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार से, ये देखिए उत्तल दर्पण बाहर की ओर जो है तो ये बनाता है, लेकिन इसके जो फोकस एकत्रित होती है तो किधर हो रही है, इधर बाहर हो, इधर से तो आ रही है लाइट, पर इसके बाद जब इसका परावर्तन होता है तो ये सभी क्या होती हैं, जो है तो कन्वर्जेंट जो बनाती हैं, सभी एक फोकस, सभी जाकर एक जगह पर मिल जाती हैं। और जो ये आपका उत्तल दर्पण है तो प्रकाश को फैलाता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक जगह करता है। फिर बी को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु में आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का क्या कहलाता है, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर जो है इधर क्या है, अनंत हो जाएगा। मुख्य फोकस को एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर किससे निरूपित किया जाता है, एफ से किया जाता है, एफ द्वारा निरूपित किया जाता है, किसको, फोकस दूरी को। फिर इसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक यानी कि ऑपरेटर कहलाता है। जो ये सीमा रेखा है, मतलब वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है दर्पण का द्वारक यानी कि ऑपरेटर कहलाता है, जो 9.2 में दिखाया गया है। ये देखिए 9.2 में जो है तो उत्तल दर्पण के बारे में दिखाया गया है। में दूरी एम एन द्वारक को निरूपित करती है, यानी एम और एन ये क्या है, दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पण पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, बहुत छोटा है। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच कोई संबंध है। देखिए यहाँ पर आर और फोकस दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है और ये आपकी फोकस दूरी एफ के बीच में क्या है आपका, क्या कोई संबंध है, बोल रहा है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है, दुगनी होती है, यानी कि कितना हो जा, हम इस संबंध को किससे, r बराबर 2f लिखते हैं। मतलब फोकस दूरी f है और इसका जो है तो जब फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, फोकस दूरी 2 गुनी हो जाती है, तो उसे क्या लिखेंगे, 2f द्वारा व्यक्त करेंगे। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है और पोल जो है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। क्या एफ बोले तो फोकस दूरी जो है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ये देखिए एफ यानी कि ये पोल हो गया यहाँ जो ये मिरर है, और ये सी वक्रता केंद्र हो गई, और एफ क्या है, फोकस दूरी हो गई। ये इनके जो दोनों के बीच को मिलाता है इसे जो तो क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाने वाले जो रेखा होती है, मध्य बिंदु होती है, वही क्या है, इसकी मुख्य फोकस दूरी है, जिसे किससे, एफ से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से 2f फोकस दूरी को डिनोट करते हैं। 9.2.1 में देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज के बारे में भी जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक हैं तथा अथवा आभासी हैं।
क्या वे आवर्धित हैं या छोटे? आवर्धित बोले तो बड़ा, या समान साइज के या सेम साइज के हैं। देखिए ये बातें सब ध्यान में रखना। जैसे प्रतिबिंब किस प्रकार है, वास्तविक है कि आभासी है, ये चीज़ भी देखना होगा। फिर आवर्धित है यानी कि बड़ा बनता है प्रतिबिंब, ये छोटा बनता है किस प्रकार, ये कि सेम साइज के कैसे बनता है, मतलब किस प्रकार से जो है तो ये बनते हैं। हम इस क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करते हैं, मतलब इसका जो है तो अब अन्वेषण करेंगे। क्रियाकलाप 9.3 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 9.2 में आपने देखा है कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा है। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर आपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। यानी कि फोकस दूरी हम लोग किस प्रकार से ज्ञात किए थे, इसके बारे में बताया। परावर्तन तथा वर्तन देखिए। फिर इसके बाद क्या, एक अवतल दर्पण लीजिए, ऊपर वर्णित विधि से इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब फोकस दूरी ज्ञात करना, फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेज पर चाक से एक लाइन बनाइए। कोई जो मेज हो वहाँ पर क्या करना, चाक से लाइन खींचना। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखना है। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार से रखिए कि दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। जो दर्पण का पोल है तो जो अपन लाइन खींचेंगे उसमें क्या हो, स्थित हो। चाक से पहली लाइन के समांतर और उसके आगे दो लाइनें इस प्रकार से खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब क्रमशः बिंदुओं P, F तथा C, P बोले तो पोल है, F क्या है आपका फोकस दूरी है, C क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, स्थितियों में तदनुरूपी होगी। याद रखिए, छोटे द्वारक में गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस दूरी F ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। एक चमकीला बिंब जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C से बहुत दूर किसी स्थिति पर रखिए और एक कागज का पर्दा रखिए तथा इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस पर मोमबत्ती की लौकिक तीक्ष्ण तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए और इसकी प्रकृति, स्थिति तथा बिंब के साइज की सापेक्ष इसका आपेक्षिक साइज नोट कीजिए। यानी कि इसको जो है तो सब ये क्या है, प्रैक्टिकल करने के लिए है गाइस, कि इसे किस प्रकार से मतलब दर्पण को किस प्रकार से रखेंगे और इनकी स्थिति और इनके जो बिंब बनेंगे यानी कि जो प्रतिबिंब बनेंगे और इनका साइज क्या होगा, इन्हें सब क्या करना है, नोट करना है। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की निम्नलिखित स्थितियों को लिए दोहराइए। यानी कि ए में क्या करना, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी थोड़ी दूर रखिए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए, फिर फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखिए, फिर फोकस दूरी पर रखिए, फिर इसके बाद फोकस दूरी और एफ यानी कि पी यानी कि पोल और एफ यानी फोकस दूरी के बीच में रखिए। गाइस इसमें जो अवतल दर्पण आपको होता है तो इसमें जो तो 5-6 प्रकार से बनता है। मतलब कि जिस प्रकार से सीधी रेखा आएगी तो सबसे पहले ध्रुव पर वहाँ पर जाएगी, फिर टकराएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, फिर वहाँ से फिर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी, फिर इसके बाद जाएगी तो सी और आपके एफ के बीच से जो है तो प्रतिबिंब बनेगा, फिर इसके बाद जो है तो फिर से किरण जब जाएगी अब से फिर क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस प्रकार से इनके जो है तो 6 जो है तो बनते हैं, क्या स्थितियाँ बनती हैं इसकी अवतल दर्पण में। इसमें से एक स्थिति में आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभिनिर्धारित कीजिए। अब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगी अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बिंदु P, F तथा C के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए यह आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके निर्देशन के लिए सारणी 9.1 में दिया गया है। अब देखिए ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल मतलब कहने को रटना है
कहते हैं कि रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए गाइज। पर जब अगर समझ में आए तो समझना चाहिए, नहीं समझ में आए तो रट लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना, हमें PhD नहीं करना है, ठीक है ना। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब की स्थिति क्या है? बिंब बोले तो जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसे कहाँ पर रखेंगे तो बिंब की स्थिति हो गया, वस्तु हो गया बिंब। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब जो प्रतिबिंब बनेंगे उसकी। फिर प्रतिबिंब का साइज जो है, तो किस प्रकार से प्रतिबिंब का साइज बनता है, कब अत्यधिक बड़ा, कब छोटा, कब सेम साइज का बनता है, कब बड़ा बनता है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब जो प्रतिबिंब बनता है तो वो किस प्रकार से बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ये बताना है। तो जब बिंब यानी जब वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर रहेगी। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर, जब अनंत से जैसे कोई किरण आएगी गाइज, तो क्या होगी, अनंत से जब किरण आएगी तो किसमें से, जब मिरर से टकराएगी उसके बाद कहाँ जाएगी, सीधे फोकस से निकलेगी, फोकस पर। जब फोकस पर जब कोई फोकस से डायरेक्ट कोई चीज़ गुजरेगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, अत्यधिक छोटा हो जाएगा, बिंदु के साइज का। मतलब सबसे छोटा साइज कहाँ पर है, आपको फोकस पर है। लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगी। इसके बाद सी से परे यानी कि अनंत से थोड़ा आगे, इन्फिनाइट से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पहले रखेंगे। तब कहाँ पर आपकी जो है तो प्रतिबिंब बनेगी, तब एफ और सी के बीच में बनेगी, यानी कि फोकस दूरी और जो है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी तथा उल्टा होगी। फिर जब आप किस में रखेंगे, जब कोई वस्तु, जब सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तब मतलब इसमें जो है आपका अवतल दर्पण जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तब प्रतिबिंब किस में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा। और साइज कैसे रहेगा, सेम साइज का होगा इसमें। और वास्तविक तथा उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। इसको रख मतलब बिल्कुल इसे समझना है ना गाइस, नहीं तो ये इसमें से तो अगर कोई एग्जाम की तैयारी करता सच में तो लाइट चैप्टर्स इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि कुछ पूछिए ना। और इसमें मतलब कहने का ये 6 पॉइंट है ना, एक 6.6 क्वेश्चन ही है, 6 नहीं, ना जाने कितने इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है किस किस प्रकार से। फिर देखिए सी तथा एफ के बीच मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट को तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे, यानी कि फोकस जो फोकस दूरी है और सी जो है तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, मतलब दूरी बनेगा। कहाँ से जब आपकी किरण जाएगी, जब कहाँ पर वस्तु रखा जाएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तब प्रतिबिंब की स्थिति जो है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनेगी, यानी उससे दूर बनेगी। लेकिन ये साइज कैसा रहेगा, यही साइज जो है तो विवर्धित तथा बड़ा होगा। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगी। ठीक है गाइस, इतना 4 पॉइंट आपको कंप्लीट हुआ, समझ में आया कि नहीं? आप लोग ज़रूर इसे पढ़ने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। एफ पर जब फोकस दूरी पर रखेंगे तब किस प्रकार से बनेगा, जो है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगा, इन्फिनाइट पर। और प्रतिबिंब क्या है, इसमें कोई प्राप्त नहीं होगी क्योंकि इसका कोई निश्चित स्थान ही नहीं है। जब अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा इसमें, मतलब प्रतिबिंब इसमें प्राप्त नहीं होगा एफ पर रखने पर। जब एफ पर रखेंगे अपना क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर पी तथा एफ के बीच में रखेंगे, जब पोल और आपका जो है तो इसके जो है तो फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तो तब किस प्रकार की स्थिति बनेगी, इसके प्रतिबिंब के दर्पण की पीछे बनेगी। और किस प्रकार बनेगा, विवर्धित बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। इसमें क्या है, आभासी बनेगा, मतलब वास्तविक नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। ये जो है तो ये सबसे मतलब देखिए मेन पॉइंट है, कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला पॉइंट है ये कि इसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आभासी होती है, मतलब वर्चुअल होती है, और सीधा इरेक्ट होता है। इस प्रकार से जो है तो बनते हैं। अब गाइज आप लोगों की क्लास आज की यहीं तक, क्योंकि 33 मिनट की क्लास हो चुकी है। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में जितने पार्ट में हो सकेगा 3, 4, 5 पार्ट में उतने पार्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। गाइज आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। और हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज।